नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर भारत का आईना तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में प्राइवेट स्कूल क्यों राइट टू एजुकेशन के तहत नहीं दे रहे हैं छात्रों को दाखिला, और अजमेर दरगाह पर कौन तोप चला रहा है और कर रहा है खिदमत। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में शुक्रवार को स्कूल से लौट रही छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। कुछ बाइक सवार युवकों ने छात्रा का दुपट्टा खींचकर भागने की कोशिश की। इस दौरान छात्रा अपनी साइकिल से गिर गई और पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे कुचल दिया। पूरी घटना एक सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में मनचलों की करतूत के चलते एक छात्रा की जान चली गई। रविवार सुबह जब ये छात्रा अपनी सहेली के साथ साइकिल से जा रही थी तो तभी कुछ शोहदों ने उसके साथ छेड़खानी की, उसका दुपट्टा खींच लिया। इससे छात्रा का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर गई। तभी पीछे आ रहे मनचलों के एक साथी ने छात्रा को बाइक से कुचल दिया। बुरी तरह घायल छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मेरी बेटी पढ़ के आ रही थी, जैसे मोड़ से मुड़ी आगे बढ़ी, हीरापुर बाजार फेंकू दुकान के सामने वही दो मोटरसाइकिल पर दुपट्टा खींचे और एक चटकाना लगाए भी, और वो तुरंत गिर पड़ी, साइकिल टूटी। उसके बाद पीछे से फैशन नाम का लड़का उसको रोकते हुए सिर पर की, सिर उसका फूटा, जबड़ा टूट गया। इससे पहले भी शिकायत की थी, ध्यान देते थे पिताजी उनके, लेकिन कभी जो है कोई पकड़ में आया नहीं था। इस दर्दनाक घटना का सीसीटीवी सामने आने के तुरंत बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस जब पेशी के लिए उन्हें अदालत लेकर जा रही थी तो इन आरोपियों ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने 2 आरोपियों के पैरों में गोली मार दी और तीसरे आरोपी का भागने के दौरान पैर टूट गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। वो गिरफ्तार अभियुक्त आज मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बसखारी ले जाए जा रहे थे। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के पहले ही उनके एक जगह उन्होंने पेशाब करने की बात करके गाड़ी रुकवाई, और उस दौरान उन्होंने पुलिस की इंसास राइफल छीनने की कोशिश की और उसे फायर किया, जिसे पुलिस पार्टी ने रिटेलिएट किया, जिसमें से 2 अभियुक्त शहबाज और एक अन्य अभियुक्त को पैर में गोली लगी और एक अभियुक्त का पैर टूट गया गिरने से। छात्रा की मौत से परिजन सदमे में हैं। उनका कहना है कि आए दिन ये मनचले छात्रा के साथ छेड़खानी करते थे। छात्रा ने कई बार इस बारे में परिजनों को भी बताया था। अगर ऐसे मनचलों पर पुलिस पहले ही सख्त होती तो शायद ऐसी घटना ही नहीं होती। घटना के बाद एसपी ने इलाके के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। अंबेडकर नगर से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश में हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार है, यानी 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों के लिए इस अधिकार के तहत आरक्षित करने का प्रावधान भी है। लेकिन राजस्थान में यह अधिकार बच्चों को नहीं मिल रहा। कई निजी स्कूलों ने इस साल राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE के तहत कोई भी दाखिला नहीं किया है। जयपुर से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में हजारों बच्चे शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित रह गए हैं। वजह है स्कूल संचालकों और सरकार के बीच चल रही रस्साकशी। हर बार मैं RT में फॉर्म भरती हूँ, RT वाले मना कर देते। स्कूल में जाती हूँ, RT वाले मना कर देते, बोलते ना हमारे पहले 1-2 नंबर आएगा, 7 नंबर भी आता ना तो लेते नहीं है। और 5वां था अभी नहीं, 7वां था अभी लिया नहीं। पिछले 1.5 महीने से मैं स्कूल के चक्कर लगा रहा हूँ। 1.5 महीने पहले उसमें स्टेटस एडमिटेड आ गया था और उसके लिए 1.5 महीने से लगभग रोज मैं वहाँ पर स्कूल में चक्कर लगा रहा हूँ, जिसके बाद मुझे यही दिया जा रहा है कि आप कल आइए, आप परसों आइए, अभी हमारे पास स्टेटस नहीं है, अभी वेरीफाइड नहीं है, आज हमारा स्टाफ नहीं आया, अभी हमने चेक नहीं किया है।
2009 के शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। इनमें मुफ्त शिक्षा के एवज में सरकार इनको पैसा देती है। इसी राशि को लेकर स्कूलों और शिक्षा विभाग के बीच तनातनी चल रही है। जिला शिक्षा कार्यालय ने 24 विद्यालयों की एनओसी रद्द करने का प्रस्ताव अगस्त में ही शिक्षा विभाग को भेजा था, लेकिन अब तक इन विद्यालयों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 25% बच्चों को जो एडमिशन होते हैं उनके 25% को आप निःशुल्क प्रवेश दीजिए ताकि वो भी शिक्षा ले सकें। और शिक्षा का जो समानता का एक अधिकार है कि शिक्षा पाने का अधिकार है उसको पूरा करें, जो कि उनकी जिम्मेदारी में के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने वो एडमिशन्स नहीं किए। उन्होंने जब एडमिशन नहीं किए, ऐसी स्थिति में फिर हमने उनको देना पड़ा, नोटिस दिया उनको। बाकी सारे स्कूलों ने दे दिया था, कुछ स्कूलों ने नहीं दिया था, उनको हमने नोटिस दे दिया। वो 24 स्कूल थे। वहीं निजी विद्यालयों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। आरटी एडमिशंस के संबंध में राजस्थान सरकार चाहती ही नहीं है, उनकी मंशा नहीं है कि एडमिशन हो, इसलिए पूरी प्रक्रिया को उन्होंने उलझा रखा है। बाकायदा एक्ट में लिखा हुआ है कि एनी प्री प्राइमरी क्लासेज, चाहे PP3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, और फर्स्ट क्लास जो भी स्कूल चाहे उसमें एडमिशन दे सकती है। सरकार से मैं ये अनुरोध करूंगा कि वो नियमों की व्याख्या सही करे, पेरेंट्स को और स्कूल को गुमराह नहीं करे, ताकि एडमिशन हो सके। लेकिन बच्चों की चुनौतियां सिर्फ एडमिशन लेने तक ही खत्म नहीं होती। इसके बाद उन्हें किताबों और यूनिफॉर्म के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। मेरी बच्ची बहुत फीस के लिए परेशान हो रही है। 3 महीने हो गए स्कूल से बैठी है, बिना फीस, उसके बिना ड्रेस बिना और बिना किताबें बिना। जैसे स्कूल में जाते तो उसे बोलते भाई किताबें लो, हम कहाँ पढ़ाएं। शिक्षा के अधिकार की मूल भावना केवल फीस माफी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो बुनियादी सुविधाएं देना भी है जो बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक हैं। किताबें और यूनिफॉर्म उसका अहम हिस्सा है। हजारों बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत एडमिशन तो पा लेते हैं, लेकिन अधिकार से शिक्षा नहीं ले पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और शिक्षा के मौलिक अधिकार ने स्कूली दाखिले के अलावा कई और पहलू सुनिश्चित किए हैं। जिन बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट गई है, उनको अपनी उम्र के मुताबिक कक्षाओं में पहुंचाना, टीचर छात्र का सही अनुपात, छात्राओं के लिए अलग से शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, जाति, धर्म आदि को आधार बनाकर भेदभाव न करना, पढ़ाई में कमजोर छात्रों को 8वीं कक्षा तक प्रोत्साहित करते रहना। लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल हो या निजी, बड़े शहर या गांव, ये सभी मानक पूरी तरह से लागू नहीं किए जा रहे और हमारे बच्चों के भविष्य से समझौता हो रहा है। NDTV इंडिया पर हम और आप पिछले कई समय से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर बात करते आ रहे हैं। ये हम समझने और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर इस परिवर्तन से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है। देश के कई इलाकों में तेज और लगातार हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तो आज हम अपने ग्राउंड रिपोर्ट में देखेंगे कि कैसे हिमालय में ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से वहां झील बनते जा रहे हैं, जिससे ग्लेशियर्स का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। पता चला है कि इस वक्त उच्च हिमालय क्षेत्र में 1200 से ज्यादा झीलें बन चुकी हैं, जो कि चिंताजनक है। जिस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, इस तरह से हिमालय को थर्ड पोल भी कहा जाता है। साथ ही एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। हिमालय से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कई नदियां और जलधाराएं निकलती हैं जो जीवन देती हैं। लेकिन इस हिमालय क्षेत्र की सेहत लगातार खराब हो रही है। पिछले 2 दशकों से लगातार पर्यावरण में हो रहे बदलाव ने हिमालय पर सीधा प्रभाव डाला है और इस पर्यावरण में हो रहे बदलाव की वजह कोई और नहीं बल्कि मानवीय गतिविधियां, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों में साल दर साल लग रही आग और गाड़ियों से निकलते धुएं में मौजूद कार्बन पार्टिकल इसके लिए जिम्मेदार हैं। उस क्षेत्र में जहां पर सिर्फ बर्फ होनी चाहिए, वहां पर अब पानी भी मौजूद है और पानी बर्फ का सबसे बड़ा दुश्मन है और तेजी से बर्फ को पानी पिघलाता है। ग्लोबल वार्मिंग का है ये, तो जिसका मेन इफेक्ट जो है सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है और विंटर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो ये जो है ग्लेशियर के लिए बहुत हानिकारक है, ग्लेशियर डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि सब चीज देखो अगर आप ग्लेशियर में देखते हैं कि जो हमें जो है विंटर स्नोफॉल मिलता है वो बहुत कम मिल रहा है।
अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि हमारा जो है समर पीरियड जो है एक्सटेंड कर चुका है, क्योंकि हमारा 15 से 20 दिन का जो है चेंज हो चुका है। उत्तराखंड में मौजूद वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने केदारनाथ की आपदा के बाद सर्वे किया था। इस सर्वे में पाया गया कि हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे ग्लेशियर पर झील बन रही है। ग्लेशियर पर बनने वाली झील को सुप्रा झील कहते हैं। इस तरह की झीलें उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हैं। यह झीलें 10 से 20 मीटर तक पाई गई हैं। ये झील ग्लेशियर के ऊपर बनती है और यह खुद ही बनती हैं और खत्म भी हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि इनमें कई झीलें ऐसी भी हैं जो ग्लेशियर से खुद ब खुद रिस रही हैं, यानी इसका पानी बाहर निकल जाता है। लेकिन जो ग्लेशियर्स के आगे जो लेक बनती है वो लगभग जो है उत्तराखंड के अंदर 350 और 360 लेक है, जिनको बोलते हैं प्रो ग्लेशियर लेक। प्रो ग्लेशियर लेक में जो ग्लेशियर्स के आगे बनती है, और मैक्सिमम जितना भी नुकसान हुआ है वो अभी तक जो भी ग्लोब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की हम बात करते हैं, जो आपका नेपाल में या भूटान में जिस रीजन में बड़ी तबाही होती है, या फिर 2013 में जो केदारनाथ में जो तबाही हुई थी, चोराबाड़ी लेक थी, तो ये लेक कभी कभी खतरनाक होती है। और जो सबसे खतरनाक होती है जो ग्लेशियर के आगे से बनती है ग्लेशियर नॉट, क्योंकि उसमें पानी का बहाव, उसको पानी का सोर्स से बहुत मिलता है। जो जितने पानी मेल्ट होकर आता है वो उस लेक में को बनाने में योगदान करता है। उत्तराखंड में 1200 से ज्यादा झीलें 20% ही खतरनाक हैं। लगभग 350 प्रो ग्लेशियर झीलें खतरनाक हैं, जो ग्लेशियर के मोरेन यानी ग्लेशियर के आगे बनती हैं। नेपाल, तिब्बत, भूटान में ज्यादा खतरनाक ग्लेशियर झीलें हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पर झीलें बन रही हैं। वजह ग्लोबल वार्मिंग, बारिश का उच्च हिमाचल क्षेत्र में होना, ब्लैक कार्बन पार्टिकल का ग्लेशियर पर पहुंचना, हिमालय क्षेत्र में जंगलों में आग लगना। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी छोटे बड़े सैकड़ों ग्लेशियर हैं। सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है, लेकिन इन सब उत्तराखंड के ग्लेशियर में छोटी बड़ी ग्लेशियर पर झीलें बन रही हैं। इसलिए ग्लेशियर के ऊपर बनी झीलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो झीलें भविष्य में खतरा बन सकती हैं, फिलहाल ऐसी झीलों पर सेंसर रिकॉर्डर, रडार और हाई रेजोल्यूशन कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है। इसलिए लकी हम बोल सकते हैं कि हमारे जो प्रो ग्लेशियर लेक मैक्सिमम जो बनी हुई ग्लेशियर में, उनका स्लोप जो है जिस रीजन में बना उस रीजन में स्लोप कम है उनका, यानी 1 से 2 डिग्री के लगभग स्लोप है, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा तो टूटने की संभावना इनकी कम होती है। और साथ में क्या है कि जो वैली है बहुत वाइड है, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी प्रो ग्लेशियर लेक टूटती है या तो उनके ऊपर जो है किसी चीज का हिट होता है, जैसे एवलांच हिट होता है, या ऊपर से रॉक फॉल या डेब्री फॉल होता है, जिसकी वजह से लेक टूटती है। हिमालय पे दो तरह से खतरा मंडरा रहा है। एक तो बर्फ कम पड़ रही है, दूसरा हिमालय के ग्लेशियर पर झीलें बन रही है। इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी चक्र में बड़ा बदलाव है। इसलिए हिमालय में छेड़छाड़ बंद करनी होगी और विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण का पूरा ख्याल रखना होगा। नहीं तो आज आप जहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर दिख रहे हैं वहाँ झीलें मिलेंगी, जो ना तो हिमालय के लिए सही है और ना ही मानव समाज के अस्तित्व के लिए। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। तो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ दें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स ताजे पानी का स्रोत होते हैं और एशिया में करीब 9 नदियों का स्रोत भी है, यानी दुनिया की 1/3 आबादी की ये लाइफलाइन है। ऐसे में अगर ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो इससे नदियों के बहाव में असर हो रहा है, पीने के पानी में, बायोडायवर्सिटी में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, कृषि क्षेत्र में और बाकी इंडस्ट्री पर भी धीरे धीरे असर बढ़ता जाएगा। हमारा भारत में वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अजमेर दरगाह शरीफ की तोपची से मुलाकात। आप देख रहे हैं हमारा भारत। अजमेर की दरगाह पर देश ही नहीं विदेशों से लोग चादर चढ़ाने पहुंचते हैं। ऐसे में दरगाह में खिदमत में लगे ऐसे कई परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज मिलते हैं अजमेर दरगाह शरीफ की तोपची फौजिया खान से, जिन्होंने कई मायनों में परंपरा को तोड़कर परिवार के काम को आगे बढ़ाया है। ये दौर चला रहा है अकबर बादशाह के टाइम से। तोप चलने के बाद पूरे अजमेर शहर में रोज़ा खोला जाता है।
ये जो है तोप का सिलसिला चला आ रहा है। जैसे कोई चांद है, किसी चांद में 1 चलती है, किसी चांद में 2 चलती है, किसी में 5 है, किसी में 6 हैं। 5 साल की उम्र से तोप चला रही हैं फौजिया खान। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर खास मौकों पर तोप की सलामी दी जाती है। इसके अलावा रमजान में सहरी और रोजा अफ्तार हो या सालाना उर्स का झंडा चढ़ाने की रस्म, तोप फौजिया ही चलाती हैं। साल भर में कुल 290 तोपों की सलामी फौजिया देती हैं। मैंने 5 साल 7 साल की उम्र से इस तोप को दागने का काम चालू किया। पहली बार जब मैंने शुरू चलाई तो मुझे थोड़ा सा कान में झटका लगा, डर हुआ। फिर उसके बाद मैंने निडर होकर चलाई। मेरे वालिद साहब मुझे ट्रेन करते थे। तोप की आवाज 150 किलोमीटर दूर गांवों तक जाती है। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि ये बहादुरी के साथ में जो मर्द नहीं करते इस काम के अंदर, जिस काम में हाथ नहीं डालते, ये एक लड़की होकर के इतनी बहादुरी से दिलेरी के साथ में इस काम को अंजाम देती है और ये अपनी ड्यूटी की पूरी पाबंद है। और जो भी रसूमात अजमेर शरीफ में होती हैं और तोप की रस्म से ही शुरू होती हैं और तोप से ही ख़त्म होती हैं और जिसको बखूबी वक्त के वक्त अंजाम देती है। ये तोप में पहले बारूद और फिर कंडे डाले जाते हैं। 5 किलो वजन के मसूल से आधे घंटे तक कूटा जाता है। जब बारूद और कंडे तोप के भीतर ठोस आकार में आ जाते हैं तब तोप दाग दी जाती है। इस पूरे काम में तकरीबन आधा घंटा लगता है। सदर गरीब नवाज की पैदाइश का दिन मनाया जाता है, जिसमें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और गरीब नवाज के जब उरूस आते हैं तो 25 तोपें जो झंडा चढ़ता है, बाबा लोग लेकर आते हैं, गोरी परिवार वाले, वो झंडा चढ़ता है तो वहाँ 25 तोपों की सलामी दी जाती है। अपनी इधर तोप चलती है, उधर झंडा चढ़ता है। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में तोप चलाने की रस्म 700 साल पुरानी है। 700 साल पहले इस रस्म को अदा करने के 25 पैसे मिलते थे और आज 3000 रुपया फौजिया के परिवार को मिलते हैं। तोप चलाने के एवज में मिलने वाले पैसों के फौजिया के लिए कोई मायने नहीं। तोप चलाना उनके लिए ख्वाजा गरीब नवाज की सबसे बड़ी खिदमत है। ख्वाजा साहब ने मुझे इतना नवाजा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हूँ। बाकी ज़िंदगी जो मेरी बची है वो सब गरीब नवाज के नाम है। जब तक जीऊँ गरीब नवाज की खिदमत करूँगी। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए ये कार्यक्रम हमारी रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।